हेलो स्टूडेंट्स, लर्नर में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत और आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं, क्लास 10th के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे वन शॉट मतलब एक ही बार में एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने वाले हैं, एकदम बहुत ही आसानी तरीक़ा से, जिसकी सहायता से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो। हम यहाँ पे जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म होगा, हम उससे रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं सीधा सीधी टू दी पॉइंट। जैसा कि आपको दिख रहा है 1.1 शुरू करने वाले हैं। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि हमने सबसे पहले 9th क्लास में क्या पढ़ा है ना, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बेसिक से चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आराम से चलेंगे, समझ में भी आएगा, और यदि आप घर में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने जो 9 में जाना था, हम तो पहले से जान रहे हैं, बट बेसिक जो होता है 8, 9, 10 होता है। तो सबसे पहले हम 9th में क्या जानते थे उसको हम थोड़ा सा री कर लेते हैं, देन हम एंट्री करेंगे क्लास 10th में। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या, है ना। हमारे पास पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्या। आखिर प्राकृतिक संख्या होता क्या है? प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। जैसे कि हम ऐसे समझते हैं, जब किसी बच्चे को बोलते हैं कि आप गिनती गिनो बाबू, है ना, काउंटिंग करो, तो बच्चा ऑटोमेटिक गिनती करता है, 1 से शुरू करता है, 1 2 3 4, मतलब नेचुरली आ गया, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। तो 1 से शुरू होने वाला संख्या जो होता है, जिसकी शुरुआत 1 से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो यदि इस प्रकार से बढ़ेगा तो हमारा क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। नेचर से जो आया है, नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जब जैसे जैसे गिनती की शुरुआत हुई, तब हम जब 9 तक पहुँचे, तो 9 के बाद हमारे मन में ये आया कि 9 के बाद आखिर होगा क्या। तो इस गिनती को जो पूरा करने की जो वाली जो संख्या थी वो 0 थी। कौन थी? 0। मतलब प्राकृतिक संख्या को जो पूरा कर दिया, पूर्ण कर दिया, वो कहलाता है पूर्ण संख्या। मतलब 0, शुरुआत में क्या लग गया? 0। प्राकृतिक संख्या के पहले क्या लग गया? 0 लग गया, तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक जैसे हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो नेगेटिव नंबर भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है। तो वैसी संख्या जिसे हम प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं, वो पूर्णांक होता है। मतलब यदि 0 न प्लस में होता है न माइनस में होता है, 0 का कोई साइन नहीं होता है। 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जिसे हम दोनों रूपों में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है, इसको इंटीजर बोलते हैं। उसके बाद है परिमेय संख्या। मतलब वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि p और q बिलोंग करेगा z से। z का माने इंटीजर से। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। और दूसरा शर्त ये होना चाहिए कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? इंटीजर है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? और अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अब परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं ले सकते।
सिंपल सा एक लाइन में, जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख नहीं, जैसे हम रूट वाला संख्या, जैसे √2 हो गया, √2 + 1 हो गया, √3, 2√3, ये सारी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बेसिक है ना। आगे है देखिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब वास्तविक संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है, मतलब जिसको रियल नंबर के नाम से जानते हैं, और यही लेसन को हमको पढ़ना है, वास्तविक संख्या। लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्याओं को यदि मिला दें तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या बन जाता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है। उसके बाद आभास संख्या, यही तो यहाँ पर खेला है, आभास संख्या के बारे में ही खेला है। आभास संख्या का मतलब होता है जिसका 2 फैक्टर होता है, एक होता है 1 और वह संख्या स्वयं। यदि जिसका 2 फैक्टर हो, एक संख्या 1 होगा और वह संख्या स्वयं होगा, और उसके अलावा तीसरा फैक्टर नहीं होगा। यदि जिस संख्या का 2 फैक्टर हो, 1 और वह संख्या स्वयं, तो वह कहलाता है आभास संख्या। आगे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब एक हो, स्वयं हो और एक तीसरा संख्या, मतलब जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे आपका हो गया 4 का मतलब 1 भी होगा, 4 भी होगा और 2 भी होगा, मतलब 2 से अधिक है, 1 भी है स्वयं ही और एक संख्या 3 है, मतलब 2 है, मतलब इसका 3 गुणनखंड है, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 6 है तो 6 का 1 भी होता है, उसके बाद इसका 6 होता है, इसके अलावे 2 होता है, इसके अलावे 3 होता है, मतलब इसका 2 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब इसका जो गुणनखंड होगा 4 होगा, मतलब ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। आगे है सम संख्या। सम संख्या मतलब कहने का मतलब जिसको हम एक संख्या है, ठीक है, और संख्या को यदि हम 2 से भगा दे रहे हैं और पूरी इसका जो शेषफल है वो कितना हो रहा है? 0। शेषफल 0 हो जाए, मतलब जो 2n के रूप में होता है वो क्या कहलाता है? सम संख्या होता है ना। विषम संख्या वही संख्या जिसका शेषफल कुछ न कुछ बच जाए, मतलब कोई संख्या है और इसको अगर 2 से भगा देते हैं तो शेषफल 0 ना हो, मतलब कुछ न कुछ शेषफल बच जाता है, उसे कहते हैं विषम संख्या। तो ये था बेसिक फंडा जो हमने 9 क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और उसको बहुत ज़रूरी है कुछ समझना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो बेसिक चीज़ है, अब वहाँ से हम कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और कंसेप्ट के सहारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिना कंसेप्ट का आप एक भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। कंसेप्ट है तो आपके पास सब कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं 2 पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम ऐसे समझिए, जैसे मान लिया जाए कि हमको खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले दूध को रखते हैं, दूध को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अगर पानी मिलाना हो तो पानी मिलाते हैं। जब पानी दूध खौल जाता है उसमें हम डालते हैं क्या है? पहला स्टेप में दूध को रखें बर्तन में, खौलाएं, पानी मिलाना था पानी मिला दिए, फिर उसके बाद गर्म हुआ चावल डाल देंगे। ठीक है, चावल डालने के बाद सिसता है, उसमें डालते हैं चीनी, फिर डालते हैं गरी छोड़ा वगैरह डालना होगा डाल सकते हैं। तो ये स्टेप हुआ ना, खीर बनाने का जो स्टेप था वही समझिए एल्गोरिथम है। मतलब एल्गोरिथम है क्या, अब समझते हैं।
यह एक विशेष प्रकार की एक श्रृंखला है ना। क्या है? विशेष प्रकार की श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है। मतलब जैसे हम किसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो जैसे बोर्ड मास में क्या करते हैं, ब्रैकेट करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यह स्टेप हुआ। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए जिस स्टेप का यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिस स्टेप का यूज़ करते हैं, इस एल्गोरिथम में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 हो सकता है। तो यही स्टेप हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। समझ में आया? उसके बाद हमारे पास दूसरा है प्रमेयिका। दो शब्द है, एल्गोरिथम और प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब होता है कि यह एक सिद्ध किया गया कथन होता है जिसका प्रयोग हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। क्या होता है? जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। जब हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज का जो फंडा क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक क्या है? एक सिद्ध किया गया एक पाइथागोरस प्रमेय है जिसका यूज हम किसी अन्य प्रमेयिका को, अन्य क्वेश्चन को सिद्ध करने में यूज करते हैं। यही कहलाता है प्रमेयिका कि यह एक सिद्ध किया गया कथन है जिसका प्रयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। समझ में आया? तो एल्गोरिथम और प्रमेयिका का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अधिक क्वेश्चन में पूछेगा एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करना है, प्रमेयिका का यूज बोलेगा तो मतलब जो सिद्ध किया गया कथन है उसका यूज करके हम किसी दूसरे चीज को सिद्ध करेंगे। समझ में आया? तो यही है एल्गोरिथम। प्रमेयिका बहुत ही बेसिक चीज बता रहे हैं, आपको बहुत ही आसान होगा क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, अब आगे समझते हैं। हमारा मेन बेसिक थ्योरम है एक्सरसाइज 1.1 के लिए। उसका पहले हम प्रमेय जो हमारा है उसको सिद्ध करेंगे, एक कथन को, और इसका यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। चलिए शुरू करते हैं। आखिर जो हमारा प्रमेयिका है वो क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जिसका नाम है। ठीक है, विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड एक नाम है। विभाजन का मतलब समझिएगा भागा देना। क्या देना? भागा देना। ठीक है, समझिए कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम आराम से पढ़ाएंगे लेकिन इतना बारीकी से पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक है, मतलब दो पूर्णांक है, दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और दोनों क्या है? एक संख्या a है, एक संख्या b है। यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है, दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r मालूम करना, ताकि ध्यान दीजिएगा, ताकि a बराबर bq प्लस r, और जहाँ पे जो r है वो 0 और r के बीच में लाया करता है। r जो है वो 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b के बराबर नहीं होगा, b से छोटा होगा। r का माने रिमाइंडर, शेषफल, q माने कोसेंट, भागफल। अब समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। आखिर इसमें अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यों बोला है? दो धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया होगा, मतलब जो दो पूर्णांक a और b दिया रहेगा वो दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे, ऋणात्मक नहीं मिलेगा। लेकिन हम समझते हैं पहले कि अद्वितीय पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं, मान लिया जाए कि हम भागा देते हैं, की संख्या 4 है, भागा देते हैं 13, है ना। तो क्या करते हैं? 4 तिया 12, एक हमारा शेषफल बचा। इसको लिखते कैसे हैं? तो 13 बराबर 4 गुने 3 और प्लस में 1 करते हैं, यही करते हैं ना। तो वही हमारा इसको a मानेंगे
ये हमारा b गुने ए क्यू और प्लस में r हो गया। समझ में आया। लेकिन यदि ऐसा है कि 3/6 तो 3 दूनी 6, शेषफल कितना आया 0। यही है मतलब 0 आ गया शेषफल। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 1 है, भागा जाएगा जी 0 बार में जाएगा, उसके क्या बैठाएंगे 0। तो यहाँ पे भागफल भी कितना आया 0 आया। मतलब 0 के बिना यह क्या अधूरा है। 0 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो यही बोला है अद्वितीय पूर्ण संख्या। अद्वितीय पूर्ण संख्या कि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आर मिलता है। मतलब कभी कभी आर है से कभी कभी आर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कभी कभी क्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही है हमारा अद्वितीय पूर्ण संख्या। कोई नहीं बताएगा जी, हम बता दे रहे हैं। इस थ्योरम का मीनिंग क्या है, बस सीधा सीधी पढ़ के निकलना नहीं, सीधा सीधी पढ़ के नहीं निकलना, पहले थ्योरम को समझिए उसके बाद आगे क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, समझ में आया। यही है यूक्लिड विभाजन थ्योरम प्रमेयिका। इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर आखिर है क्या, और r हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। और अद्वितीय पूर्ण संख्या का मतलब क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी q का मान 0 हो सकता है और कभी कभी r का मान भी 0 हो सकता है, इसलिए अद्वितीय पूर्ण संख्या इसका नाम दिया गया। समझ में आया। हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, अगला सवाल। हम इसका प्रयोग HCF निकालने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, HCF निकालने के लिए। समझ में आया। दूसरा, HCF निकालने के लिए हमको क्या करें, भाग विधि से HCF निकालना आना चाहिए। भाग विधि से HCF निकालना आना चाहिए, तब आपका क्या निकलेगा, इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। आई होप कि इस थ्योरम में तनिक भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, बहुत बारीकी से समझाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1 जो जैक 2013 में पूछा है, झारखंड बोर्ड में पूछा है 2013 में, और बोर्ड में पूछा होगा। ठीक है, जैक बोर्ड में ये पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, और इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। समझ में आया। थ्योरम जो बताएं a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी का यूज करेंगे और हम बनाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा लंबा प्रोसेस था, इसीलिए हमने यहाँ पे भागा बनाया है, क्योंकि इसको भागा देने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। सबसे पहले आपको भाग विधि से HCF निकालना आना चाहिए, देन उसी चीज को एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा बाबू। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके स्टेप बाय स्टेप लिखना है और HCF निकालना है। आइए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें चेक करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो जैसा कि हमने यहाँ बता दिया है कौन बड़ा है कौन छोटा। अब इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। यहाँ से HCF निकालें, 3 बार में गया, उसके बाद शेषफल कितना बचा 420, और 420 से भागा देंगे इसको। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये 9 बार में गया, शेषफल कितना आया 272। अब ये 272 से भाग देंगे किसमें, ये 420, अब यहाँ आ जाएगा। अब इसको 1 बार में देंगे, शेषफल 148, अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है, देख रहे कैसे कैसे कर रहे हैं ऐसे। उसके बाद शेषफल कितना बचा
24। अब इस संख्या कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। उसके बाद शेषफल कितना बचा, 24। अब 124 कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। उसके बाद शेषफल 4 बचा और ये 24 कहाँ जाएगा। इस प्रोसेस को तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। यही है बाबू भाग विधि से HCF। समझ में आया, स्टेप को समझिए, आराम से समझ में आ जाएगा। और इस भाग विधि से HCF निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, HCF। बट हमको ऐसे बनाना नहीं है, हमको इसका मतलब क्या करना है, इसका यूज करके एल्गोरिथम में यूज कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये हमारा एल्गोरिथम है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B है। अब इसी का यूज करना है और सारे स्टेप को लिखना है। तो पहला स्टेप इसके लिए, इतना के लिए, इस जो सेंटर में हमारा A है, A को लिख दिए और ये BQ प्लस R। समझ में आया। उसका दूसरा स्टेप इसके लिए, A बराबर BQ प्लस R है ना, BQ प्लस R। तीसरा स्टेप इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R। उसके बाद इसके लिए, उसके बाद इसके लिए, उसके बाद इसके लिए, उसके बाद लास्ट में इसके लिए। सभी के लिए हम इसी चीज़ का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में गया। ठीक है, 7 स्टेप में लिख दिए। यही हमारा क्या है, यही हमारा सॉल्यूशन मेनली है। और यहाँ लास्ट में 0 आ गया, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 आया, यही 4 हमारा क्या हो जाएगा, HCF बराबर 4 आंसर। समझ में आया। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल का जो जैक 2009 में पूछा गया है। सिद्ध करें कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। यदि क्वेश्चन को समझ गए तो बहुत आसान है। धनात्मक जो सम पूर्णांक है हमेशा 2q के फॉर्म में होगा और 2q प्लस 1 के रूप में होता है। ये सिद्ध करके दिखाना। देखिए सबसे पहले ये हमारा थ्योरम है। हमने पहला स्टेप में क्या लिखा है, थ्योरम को लिख दिया। ठीक है, कि दो धनात्मक पूर्णांक अविद्य रहने पर ये हमारा कंडीशन हो गया। और r हमेशा, यदि ये हमारा b है, इसको हम b मानते हैं। ठीक है, इस 2 को क्या मान रहे हैं, इस 2 को हम b मान रहे हैं। तो मान लिए कि माना कि b बराबर 2, इस b का मान यहाँ पे यूज करो, मतलब 0 और 2 के बीच में ही r रहेगा। तो 2 के बराबर तो नहीं होगा, तो r का मान कितना होगा, 0 और 1 होगा, है कि नहीं, 2 ही होगा जी, क्योंकि r का मान 2 के बराबर तो है नहीं, 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा है मतलब क्या, और 0 के बराबर है मतलब r का मान 0 होगा और r का मान 1 होगा। समझ में आया। और आगे देखिए, यदि हम पहला स्टेप में यदि हम r का मान रखते हैं 0, क्या रखते हैं 0, तो हमारा जो ये हमारा थ्योरम का है a बराबर BQ प्लस R, इसमें r का मान 0, मतलब ये हमारा a बराबर कितना आया 2q। अब 2q क्या है, 2q का 2 से भागा देंगे तो भागा लग जाएगा, मतलब ये कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। तो पहला प्रूफ हो गया कि क्या होता है, सम पूर्णांक के रूप में होता है। दूसरा देखिए, यदि r का मान 1 रखते हैं, दूसरा स्टेप में r का मान 1, ठीक है, तो यहाँ पे r का मान क्या पुट कर देंगे 1, मतलब ये 2q प्लस 1 आ गया। तो क्या 2 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, 2 से कटवे नहीं करेगा, मतलब एक कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। 2 से भागा लगता है तो सम, 2 से भागा नहीं लगता तो विषम, समझाएगा नहीं बेसिक में। और इससे हमको ये चीज हो जाता है कि एक धनात्मक पूर्णांक जो सम पूर्णांक होता है हमेशा 2q के फॉर्म में होता है और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। ये हमारा क्या हो गया,
प्रूव हो गया। है ना आसान, बहुत आसान है। यदि बेसिक जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैक 2011, 14, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 3 स्टार में आ जाएगा, इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है तो दिमाग में रखना कि बनाना है। सिद्ध करें कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने क्या किया, सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस बता रहे हैं उसको दिमाग में रखना है। ये हमारा स्टेप 1 थ्योरम लिख दिए हैं। और हमने क्या किया, b का मान रखा है 4। b हमारा कितना है, 4 है। तो हमने क्या रखा, माना कि b बराबर 4 और b का स्थान पर कितना आ जाएगा, 4। मतलब r का मान 4 से छोटा ही होगा। मतलब r का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो r का मान 0, 1, 2, 3, 4 से छोटा। अब देखिए अलग अलग मान के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होंगे। देखो यदि r बराबर हमारा 0 होता है तो इसमें हम पुट कर देंगे r का मान, तो कितना हो जाएगा, 4q। अब 4q 2 से भागा लग जाएगा, मतलब ये सम पूर्णांक है जो हमको दिखाना नहीं है। यदि r बराबर 1 है तो 1 देखिए, 1 कैसा पूर्णांक है, 1 है, विषम है कि नहीं। और इसमें पुट करते हैं 1, मतलब ये 2 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब ये कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। तो यदि हम विषम पूर्णांक रख रहे हैं, विषम संख्या रख रहे हैं और विषम पूर्णांक आ रहा है, समझ में आया, आ रहा है ना। आगे देखिए, यदि r बराबर हम रखते हैं कितना, 2 क्या सम है, तो r का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4q+2। इसको 2 से भागा देंगे तो भागा लगेगा, आराम से लगेगा। तो 2 से भागा लग रहा है तो कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। समझ में आया, 2 से भागा लग रहा है तो सम पूर्णांक है। r बराबर 3, तो r का मान यहाँ पुट करो तो किस फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म आ जाएगा। इसको 2 से भागा दो, लगेगा, नहीं लगेगा। जब कोई संख्या 2 से भागा नहीं लगता है तो विषम पूर्णांक। तो हमने देखा कि जब जब हमने विषम पूर्णांक रखा है तो हमेशा वह विषम पूर्णांक ही आया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है। समझ में आया, यही हमको सिद्ध करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लेसन। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। 420 काजू है और 130 क्या है, बादाम की बर्फियां हैं। तो वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर, मतलब एक ऐसा मतलब ढेरी बनाना चाहता है कि हर ढेरी में बराबर बर्फी आ जाए। तो बताना है कि कम से मतलब ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है कि सब में बराबर हो जाए। तो सिंपल, इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ नाम का है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस इसमें निकालना क्या है, कम से कम, मतलब इसमें एचसीएफ निकाल देना है और उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, 420 और 130 में बड़ा कौन है, 420 बड़ा है। तो हमने इसको सबसे पहले भाग विधि से एचसीएफ निकाल लिया है। ये आपका काम है, भाग विधि से एचसीएफ आना चाहिए। और इसको क्या किए, इसी चीज़ को हमने क्या किया, इस थ्योरम का यूज करके हमने यहाँ पे लिखा है। पहला स्टेप में 420 बराबर 130 गुना कितना हो जाएगा, 3 और प्लस में 30, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में 130 बराबर 30 गुना 4 और प्लस में 10। और तीसरा स्टेप में 30 बराबर 10 गुने 3 और प्लस में 0 लिखा गया। इस चीज़ को लिखना था। अब ये हमारा स्टेप लिखा गया। अब हमने जहाँ 0 आता है ये संख्या का होता है 10, मतलब यहाँ पे भी एचसीएफ कितना आया था 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ 10 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप
कि ये वीडियो वन शॉट समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं श्रीकांत कुमार दावा करता हूँ कि यदि हमारा वीडियो आप देखते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और सारा बेसिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए एक्सरसाइज में, जिसमें हम डील करेंगे 1.1 एक्सरसाइज के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।